यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था। हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। इन लोगों ने आने ही नहीं दिया, बच्चे का डेथ हो चुका, जिनके फैमिली पर, जिसकी पार्टी पर अक्सर वो पेशतर सिक्योरिटी के कंसर्न रहे हैं। बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता। सर मेरे को मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है यार, मैं क्या बोलूं। और अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा बच्ची का जो वाक़या आप देख रहे हैं, इसमें एक लेसन है जो हमारी लीडरशिप सीखने पे आमादा नहीं है। वो ये है कि ऐसी प्लेसेस जहाँ एक आम आदमी को इलाज मुआवजे के लिए ज़िंदगी बचाने के लिए जाना होता है, वहाँ पर जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि फ़ोटो कहीं और भी खिंचवाई जा सकती है। बिलावल आज का केस है, शायद रोज़ाना ऐसा कोई ना कोई VVIP किसी ना किसी हॉस्पिटल या ऐसी जगह जाता है जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ दुश्वार तो यकीनन वो करते हैं, उसमें बेहतरी या सहूलत पैदा नहीं कर पाते। इस बच्ची का वाली वारिस अब कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है वाक़या, लगता यही है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि मामला यहीं दब जाए और मीडिया पे खपना इसके ऊपर मचे। बार मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले। आज के हमारे प्रोग्राम का मेन फोकस जो है वो लोधरा बाईपोल्स है। लोधरा का इंतखाब बड़ा मैटर करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ 4 नशिस्तें मांग कर रही थी कि वहाँ पर रिकाउंटिंग हो, वोट ऑडिट हो, और इसी को लेकर इमरान खान ने धरने का स्टार्ट किया था, जो बाद में वो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर कहते थे नहीं जाऊँगा। स्टार्ट इन 4 नशिस्तों के ऊपर था। 122 लाहौर वाली, अयाज सादिक वाली, जहाँ पर रीपोल में 2400 वोट से अयाज सादिक जीते। 125 ख्वाजा साद वाली, जो अभी तक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है, और मेरे ख्याल में ख्वाजा साद 122 के नताइज देखकर यकीनन ये चाहेंगे कि उनको दोबारा से वोट लेने के लिए मैदान में अभी ना उतरना पड़े, क्योंकि बड़ा टफ कड़ा मुकाबला था अलीम खान के मुकाबले में। अयाज सादिक को सिर्फ 2400 वोटों की सबकत हासिल हुई। लोधरा में जहांगीर तरीन का भी केस उसी में से एक है। यहाँ पर 20,000 से ज़ायद इरेगुलरिटीज़ या इनवैलिड वोट्स जो थे, ट्रिब्यूनल ने उसके मुतल्लिक फ़ैसला दिया, जिसके नतीजे में रीपोल हो रहा है। रीपोल के अभी तक जो नताइज हमारे सामने हैं, समा के जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी रोशनी में जहांगीर तरीन को अभी तक तकरीबन 16,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। यहाँ ये इलाका 2 हिस्सों पर है, कुछ शहरी इलाका है, कुछ देही इलाका है। देही इलाके से नंबर लेट रिपोर्ट होते हैं, इसलिए उसके मुतल्लिक शायद हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़े कि वहाँ ट्रेंड क्या ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा तसव्वुर यही है कि जो अभी तक के 80-90 पोलिंग स्टेशन जिनके नंबर सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर शहर या शहर के करीब तरीन जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी ज़्यादा तादाद में नंबर्स की रिपोर्टिंग हो रही है। सरकारी तौर पर भी इसके सरकारी ज़राए भी जो नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑफिशियल जो सोर्स है उसका नंबर मैं आपको बताने लगा हूँ। ये कह रहे हैं जी 80 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 303 PMLN के हैं 26,129 26129 26,129, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 33,835। सरकारी नंबर जो है वो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7,700 वोटों की बढ़तरी हासिल है 80 पोलिंग स्टेशन में से आउट ऑफ 303, जबकि समा का जो नंबर है वो मेरे ख्याल में इस वक्त 16,000 से ज़ायद की लीड शो कर रहा है। ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास किन पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। 2-4-5,000 उससे ऊपर नीचे नंबर जा सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है जहांगीर तरीन को इब्तदाई नताइज सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने बाई पोल्स हुए हैं रिसेंट पास्ट में, उसमें से कोई जीत नहीं पाई, और जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थे खैबर पख्तूनख्वा के बाहर कहीं भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, सिवाय इस्लामाबाद के जहां इन्होंने अच्छा मुकाबला किया। यहाँ पे अभी मेयर नून लीग का बनेगा। आज़ाद ग्रुप जो था उन्होंने नून लीग से इत्तेहाद कर लिया, ताजी खोखर के ग्रुप ने, लेकिन पूरे पंजाब से और कराची में जहाँ ये दूसरी बड़ी जमात बनने के दावेदार थे वहाँ परफॉर्म कर नहीं पाए। आज अगर जहांगीर तरीन इस नशिस्त को ले जाते हैं या उनके हक़ में इसका नतीजा आता है तो यकीनन एक उनको सहारा मिल जाएगा, पाँव जमाने के लिए खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो तमाम नारे जो इंतखाबी धांधली के हवाले से थे, मेरे ख्याल में आज वो दम तोड़ जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आया, क्योंकि अब गुंजाइश और बाकी रहेगी नहीं। रीपोल भी हो गया, रिकाउंटिंग भी होगी, ट्रिब्यूनल के भी फैसले आ गए, और आज दोबारा इंतखाब भी हो गया। इसके बाद कोई और स्टेप पीछे बाकी बचता नहीं है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनमें शेख असगर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सलमान मुजाहिद बलोच साहब MKM से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा वी होप कि हमें जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। रोहेल असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रोहेल साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है लोधरा के बाई पोल्स, नताइज का अंदाज़ा कुछ बताएंगे, वोटिंग ट्रेंड किस तरफ जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मेरे ख्याल में आपने अपने पैनल के लिए कुछ गलत चॉइस कर लिया। मैं दरअसल थोड़ी मेरी मुख्तलिफ सी आरा होती है, मुख्तलिफ से ख्यालात होते हैं, शायद कोई उससे इत्तफाक ना करे, बहुत बेशतर लोग उससे इत्तफाक भी नहीं करते। मसला ये है कि पहले आप तारीख को दुरुस्त कर लें। सदीक बलोच साहब 2013 में जो इलेक्शन लड़े थे उसके साथ नून लीग के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि नून लीग के मेरे ख्याल में टिकट होल्डर को हरा के आज़ाद जीत के वो आए थे और उसके बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि जो अगर 2013 में जो एलिगेशन जंगीर तरीन साहब में लगाए थे वो एक आज़ाद उम्मीदवार पे लगाए थे, नॉट ऑन नून लीग के उम्मीदवार पे नहीं लगाए थे। अब आ गया इलेक्शन। अब नदीम मलिक, इलेक्शन होता है, मुझे तो यकीन कीजिए कि समझ नहीं आती कि इतना हम इसको इतनी क्यों अहमियत क्यों दे देते हैं, क्यों इतना ज़्यादा उसको आप ऊपर ले जाते हैं कि वो ज़िंदगी मौत का एक जंग का समा होता है। और मैं समझता हूँ इंतहाई बदकिस्मती है आज भी कि हम आज भी इस मामले से बाहर नहीं निकले कि आप इलेक्शन लड़ें सुकून के साथ। एक शख्स ने जीतना है, एक ने हारना है। जो हारेगा वो अपनी हार के अवामल तलाश करे, जो जीता है वो शुक्र खुदा का करे और अपने अपने काम पे जुट जाएं। हारने वाला देखे कि भाई आइंदा आने वाले मैं इसकी कौन सी ऐसी खामियां हैं, जो खराबियां हैं, जो कोताहियां गलतियां करता हूँ, उसको वो उजागर करे, उनको दिखाए और उसके बाद अपना इलेक्शन लड़े। अब यहाँ पे तो अजीब इतना आसान होता नहीं है शेख साहब, रोहेल साहब। यहाँ तो आपने 122 का मैच देखा ही है, सलमान मुजाहिद साहब से भी पूछते हैं। यहाँ तो ये था कि जैसे एक हमने मुल्क फतह करना है, वो वाली कैफियत 122 में भी थी, यानी 246 कराची में भी ऐसी थी। सलमान मुजाहिद साहब से पूछते जी जी, अब करिए जी सलमान मुजाहिद साहब, मैं ये कह रहा था, आप क्या फरमाते हैं, इतनी आसान ही है जीत हार? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, रोहेल साहब को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें नदीम मलिक साहब, जो एक्चुअल जो इलेक्शन होता है वो 9 to 5 होता है। अगर उसमें आप अपने वोटर को निकालने में कामयाब हो गए और अपने हक़ में वोट डलवाने में कामयाब हो गए तो वो आपकी जीत मुमकिन हो जाती है। लेकिन इसको हार या जीत का मसला नहीं बनाना चाहिए, इसको पर्सनल ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही लेना चाहिए। दो खिलाड़ियों के दरमियान मैच है, एक ने हारना है और एक ने जीतना है, बाकियों ने हारना है। लेकिन यहाँ पे जो एन 122 में जो हमने देखा, जहाँ पे ये भी आया सामने कि एक उम्मीदवार ने कमोबेश कोई 1 अरब रुपए का ख़र्चा किया, जो कि इलेक्शन रूल्स की भी वायलेशन हुई। और लोधरा के इलेक्शन को भी इस तरह बना दिया गया है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। ये एक ज़मनी इलेक्शन है, एक हल्के का NA 154 का। इसने कोई आगे डिटरमिन नहीं करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN की सियासत किस तरफ जाएगी। लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब का जाना, वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ का जाना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लेने के बावजूद, रूल्स की खिलाफ वर्जी के बावजूद जाके जो है वो पैगामात देना, पैकेजेस अनाउंस करना, तो हम ये समझते हैं कि जो भी रिज़ल्ट हो तो हारने वाले को अपनी हार को बड़े दिल से तस्लीम करना चाहिए और जीतने वाले को जो है वसी ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए हारने वाले के घर पे जाए, उसके डेरे पे जाए, उससे मुबारकबाद ले और फिर आगे बढ़ के चलना चाहिए दोनों को, क्योंकि उस हल्के की आवाम एक ही है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन भाई कहते हैं कि अब आपने इलेक्शन जीत लिया, आपके भी MN है जिसने आपको वोट दिया, आप उसके भी MN है जिसने आपको वोट नहीं दिया। दोनों के आवाम को एक नज़र देखा जाए, आवाम की मसाइल को एड्रेस करना है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। जहांगीर तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी पहले ब्रेक ले लें। जी जहांगीर तरीन साहब जो है अभी मेरे ख्याल में खुशी में वो लुकिंग गुड के सारों को मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि मैं आपको थोड़ी सी पीछे लेके जाऊंगा। मई 2013
इंतखाबात के बाद वोट चोट काउंट आ चुका था और रात को 12 बजे मैं जहां उस वक्त एक और चैनल पे काम करता था तो आपको मैंने फ़ोन पे ले लिया, आपसे मुबारकबादें भी एक्सचेंज हो गई, जीत की मुबारक भी दी थी आपको। 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज रहते थे और आप उस वक्त मेरा ख्याल है कुछ शायद 14,000 वोटों से जीत रहे थे हमारे मुताबिक रात 12 बजे। तो आज दोबारा बड़े 2-2.5 साल के अरसे के बाद वैसा ही मेरे ख्याल में 23 दिसंबर वैसा ही मौका है आपके लिए। अभी भी हमारी जो काउंट चल रही है उसके मुताबिक आप 17,000 वोटों से आगे हैं। 80-90 पोलिंग स्टेशन हैं, अभी 200 से ज़ायद आने बाकी हैं। क्या ट्रेंड है? मुबारकबाद अभी पीछे रखते हैं, आज होल्ड बैक करते हैं मुबारक को। आप होल्ड बैक करें प्लीज़ मुबारकबाद को, मगर यह है कि ट्रेंड बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो हमें फ़ोन पे लोगों ने रिज़ल्ट बताए हैं रूरल इलाकों के, अभी वो रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं लोग जिनके पास कागज़ आ गया है, वो भी बहुत अच्छे हैं, हौसला अफजा हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। और ये हम इलेक्शन से पहले हमारे अंदाजे भी यही थे, मैं किसी से बताता नहीं था, मगर जो हमारे अंदाजे थे वो भी ये थे कि अच्छी अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला कामयाब हूँगा मैं। मगर अभी कबल अज़ वक्त हम भी होल्ड करें, इंशाल्लाह 10 और 11 बजे के दरमियान मेरा ख्याल हम इस पोजीशन में होंगे कि कोई हतमी बात कर सकें। मगर अल्लाह ताला लगता है कि सुर्ख रू करेगा, जो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। जो मेरे ख्याल में 15-20 यूसीज़ ऐसी हैं जहां पर पिछले इंतखाबात में बलोच साहब ने आपको काफ़ी मार्जिन से वो आपको लीड दे के आगे निकल गए थे। उन 15-20 यूसीज़ में अभी कुछ रुझान है जिसकी आप निशानदेही कर सकें? क्योंकि लोधरा शहर का जो इलाका है उसमें बताया जाता है, हमारे रिपोर्टर अपडेट जो कर रहे थे वो कहते हैं कि वहाँ आपकी पोजीशन मजबूत है। नहीं, रूरल यूसी जो थी ना 15, जिसमें ये लोग वाज़े अक्सरियत से जीते थे, उसमें से एक थी गोगड़ा में हम जीत गए, पिछली दफ़ा हारे थे बुरी तरह। उसके अलावा और कई यूसीज़ हैं, मौज़े हैं जहाँ पे हम पिछली दफ़ा हारे थे, तो वहाँ हम इस दफ़ा या जीत रहे हैं या बहुत क्लोज मार्जिन से हार रहे हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा। मगर यार नदीम, अभी कबल अज़ वक्त है। अब ये बात है कि अगर हम भारी अच्छी अक्सरियत से मैं जीत गया और तो ये फिर वाज़े हो जाएगा कि पिछली दफ़ा 2013 में खुली धांधली हुई थी। और जो एक मेन फ़र्क आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी फ़ौज के आने से फ़र्क पड़ा है। आज अगर पाकिस्तानी फ़ौज ना होती तो यहाँ खून खराबा होता और ये मेरे रिज़ल्ट चेंज कर रहे होते और बहुत मसले होते। दूसरी बात ये अच्छी ये है कि आरओ के कमरे में मेरा पोलिंग एजेंट भी बैठा है। पिछली दफ़ा उन्होंने लॉक लगा के हम किसी को अंदर, मुझे आने नहीं दिया उन्होंने अंदर, और वहाँ बैठ के ये रिज़ल्ट मैनिपुलेट करते रहे रात। खुली धांधली हुई है पिछली दफ़ा नदीम, बिल्कुल खुली धांधली हुई है। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर बैठ के तजिया करेंगे कि क्या हुआ क्या लेकिन नहीं इस दफ़ा आपको ये इत्मीनान है कि आज धांधली नहीं हुई? ये इत्मीनान है आपको कि इस दफ़ा धांधली नहीं हुई? आज मैं ये सुबह से कह रहा हूँ, मेरे से ये टीवी चैनल पूछ रहे हैं सुबह से, मैं सुबह से जब फील्ड में था मैं सुबह से ये कह रहा हूँ कि आज के दिन, पोलिंग के दिन धांधली नहीं हो रही, क्योंकि फ़ौज ने बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल संभाला हुआ था और बड़ी स्मूथ पोलिंग हो रही थी। आज के दिन नहीं हुई। प्री पोल रिगिंग की कहानी जो है वो एक और है। और नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन शेड्यूल, मलिक नदीम जी शेर इलेक्शन कमीशन पे आपको इत्मीनान है? मतलब अब तो इत्मीनान होगा इलेक्शन कमीशन पे कि या जो सुबह कहा था वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल जो मैंने सुबह कहा था मैं वही बात में पाबंद हूँ। देखें, प्री पोल रिगिंग के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को ख़त पे ख़त लिखे, उनको मैंने निशानदेही की और एक दफ़ा भी वो एक्शन बेचारे लेने के काबिल नहीं थे। या तो वो पावरलेस हैं, टूथलेस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, या उनके जो जिस तरह से वो अमल करते हैं ना, जिस तरह से वो काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो निज़ाम जो है ऐसा है जिससे वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। मसलन हम कह पे ख़त लिखते हैं कि जी ये हो रहा है, तस्वीरें भेजते हैं, वो कहते हैं नहीं वापस पटिशन भेजें। आज जब पटिशन जाती है तो कहते हैं अच्छा जी आपको हमने तारीख दे दी अगली 10 दिन के बाद। वो 10 दिन के बाद बंदा आता है, उनका वकील कहता है जी मुझे 10 दिन और चाहिए। यार ये किस किस्म की बातें हैं ना? एक्शन लेना है तो ये 24 आवर्स में एक्शन होना चाहिए। हमने इमरान खान साहब को मैंने कहा था जी आप नहीं आ सकते क्योंकि ज़ाब्ता है, इखलाक की खिलाफ वर्जी है। पता चला अगले दिन हमजा आ गया, उसने जलसा कर दिया बड़ा, वो फिर हमने भी बुला लिया खान साहब को। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नोटिस भेज दिया। नोटिस, उस नोटिस का किसी ने नोटिस नहीं लिया, हमजा शरीफ ने नोटिस ही नहीं लिया उस नोटिस का, और ये बैठे रह गए आराम से हाथ पे हाथ रख के। ये इलेक्शन कमीशन इनकेपेबल है पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के। इस तमाम मैसिव रिफॉर्म होना पड़ेगा और लॉज में रिफॉर्म तो ज़रूरी होगा, मगर असल रिफॉर्म है इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये एक बिल्कुल इदारा फेल हो गया है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ।
और मैं आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स, और मेरे से कोई डिबेट करना चाहता है तो डिबेट भी कर ले। ये तरीक़ाकार इनका 5 जज बिठा देना और वहाँ वो जज बन के बैठे होते हैं, कोर्ट लगा रहे होते हैं। भाई ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करें, इस एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। को ये अच्छा, मैं इसके ऊपर बाकी मेहमानों से भी तरीन साहब राय ले लूं। ये आपकी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। पहले सलमान बलोच साहब से पूछते हैं। बलोच साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन का 122 का भी आपने कहा था 100 करोड़ का इंतखाब था और कोई वायलेशन भी थी, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सका। अब लोधरा में भी तरीन साहब ने दोबारा यही शिकायत दोहराई है जिनका भी आप तज़किरा कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को कैसे रिफॉर्म या ठीक किया जाए? देखें सलमान साहब, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, उससे तो यही बात ज़ाहिर हो रही है कि इलेक्शन कमीशन को हमें बाइख्तियार हर हाल में बनाना होगा, बेइख्तियारी वाला मामला ख़त्म करना होगा। हालांकि आईन पाकिस्तान के तहत और इलेक्शन कमीशन के जो अपने रूल्स हैं उसके तहत तो वो बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है, लेकिन इन प्रैक्टिकल हमें नज़र नहीं आता। लेकिन बात सही है जहांगीर तरीन साहब की कि जो सिर्फ नोटिस देने से मसला हल नहीं होता। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि हमजा शहबाज भी पहुंच गए, खान साहब भी पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद जाके माफ़ी मांग ली और मामला ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ पे जो है मिसालें कायम नहीं करेंगे, तो मामला जो है इसी तरह चलते रहेंगे। खौफ दिलाना होगा आपको। जिस तरह से ज़रब अज़ब के बाद दहशतगर्दों को फांसियाँ शुरू हुई तो एक खौफ का आलम हुआ दहशतगर्दों में, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए अपना आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी होनी चाहिए। रोहेल असगर साहब, ये देखें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कर दें। मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको कैपेबल बनाना होगा आपने। डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपसे जाते जाते मैं जरा डबल स्टैंडर्ड है मलिक नईम साहब। जब इनके मामलात को पार्लियामेंट में ले दिया गया, पार्लियामेंट ने टेकअप कर लिया, गवर्नमेंट ने कहा जी आप एक कमेटी बनाएं जिसको आप इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी कहते हैं, उसमें आप अर्कशोई करें, जहाँ पे आपको खामियां नज़र आती हैं, कमज़ोरियां नज़र आती हैं, इलेक्शन कमीशन में नज़र आती हैं, या उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कोई रद्द बदल करनी है, आइए बैठ के वहाँ बैठने को तैयार नहीं, या आके सच के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करनी। जहाँ पे अब देखिए, अब आप ये कहें कि आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, आप कहते हैं जी वोटिंग बहुत अच्छी हुई, आप कहते हैं जी फौज के आने से, ये सारी चीज़ें किसने की? इलेक्शन कमीशन ने। फौज को किसने बुलाया? इलेक्शन कमीशन ने। आपने तो नहीं बुलाया ना, या मैंने तो नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया। अब उस पर जो आरोप कर इलेक्शन कमीशन पे, माफ कीजिएगा आपको काट रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन पे बार बार हमारे इसरार पे फौज आई, नहीं तो फौज इनका बुलाने का इरादा नहीं था। चलिए जी, आपने इसरार कर लिया, आ तो गई, फिर आई, आ तो गई, आ गई ना। इसका मतलब है कि आपके उस खत पे इलेक्शन कमीशन ने अमल किया, आपके खत पे इलेक्शन कमीशन ने वो फौज से कहा मीडिया पे जब आप मीडिया पे ब्रेक करो, यहाँ पे कराएं, मीडिया पे ब्रेक करो, फिर अमल करते हैं, जब प्रेशर डालो इनके ऊपर। नहीं मतलब अब ये बातें बिल्कुल सरकारी तौर पर जो नताइज का अपडेट है वो भी शेयर करते चलें सारे मेहमानों से। सरकारी तौर पर जो अपडेट आया है, सरकारी अपडेट है, ये मैं वो भी साथ बताता चलूं। 120 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 303, PMLN 40,938, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 52,047, तकरीबन 11,000 से जायद की लीड है। ये ऑफिशियल सोर्स है जो हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं। हमारे समा के नंबर इससे डिफरेंट है क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑफिशियल सोर्स का नंबर है कि तकरीबन 11,000 से जायद की लीड से तरीन साहब जीत रहे हैं अभी तक के जो 120 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। रोहेल असगर साहब काइंडली कंटिन्यू करिएगा। जी देखिए, मैंने शुरू में कहा था, उस वक्त जहीं तरीन साहब नहीं थे, मैंने आपको यही कहा था कि इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ें, आप लड़ लें, बस इलेक्शन हुआ, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 इलेक्शन मलिक नईम साहब लड़े। मैंने यकीन कीजिए, मैं 3 या 4 मेरा 3 इलेक्शन में हारा हूँ। मैंने कभी किसी के जाके पिटिशन नहीं की। मैं ये सोचता रहा बैठ के कि मैं क्यों हारा, मेरी क्या उसमें गलतियां थी, क्या कोताहियां थी। मैंने उसके खिलाफ कभी पिटिशन नहीं की। मैंने उसको एक रजा समझ के मैं उसके सामने आगे आया। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मुझे दोबारा दी, मैंने उस पर बिल्कुल किया। मेरे मुखालफिन ने हमेशा मेरे खिलाफ पिटिशन्स की, आपको पता ही, आपने किया था एक प्रोग्राम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इलेक्शंस को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए और इसको जंग नहीं बनाना चाहिए। देखिए, आप आज इलेक्शन लड़ लिया, जहांगीर तरीन साहब उठेंगे, अपने घर पे बैठ जाएंगे, सदीक बलोच साहब अपने घर पे बैठ जाएंगे। वो जो बेचारे वहाँ पे आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनका
एक ऐसी अजीब सी दुश्मनी और मुखालफत पड़ जाएगी जो कि खुदा न खास्ता वो कहीं और आगे चल के बहुत ज़्यादा संगीन नताइज उसके आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उस इलेक्शन को सिर्फ ये समझ के लड़ेंगे ये इलेक्शन लड़ना है, बस ख़त्म हुई बात, उसके बाद उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों को लेके आपको आगे जाना चाहिए। अच्छा तरीन साहब, आपका लोधरा जी बताइए। नदीम मलिक साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे जाना है बड़ा ज़रूरी। आपसे मैंने गुजारिश की साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तरीन साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। थैंक यू जी। तरीन साहब, ये लोधरा ओरिजिनली आप यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं थे करते, आप रहीम यार खान से लड़ा करते थे इंतखाब, गुज़श्ता इंतखाब आपने पहली दफ़ा यहाँ से कॉन्टेस्ट किया। ये हल्का अब आपको लगता है कि आपका मजबूत एक बन गया, ठिकाना गढ़ बन गया? इतना होमवर्क किया आपने इसके हवाले से? जी बिल्कुल किया है जी, मैंने बहुत काम किया है और अल्लाह का फजल है कि ये बन गया है। मैं जीत तो 2013 में भी गया था नदीम, और मगर अब मुझे 2.5 साल लगे हैं फिर से इलेक्शन करवाने में, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। मगर मैं कहना ये चाहता था कि रोहिल अख्तर साहब कह रहे थे ना बड़े रिलैक्स तरीके से इलेक्शन देखना चाहिए। ये तो हम जैसे लोगों पे फ़र्क पड़ता है जिनके उस ऊपर ये मुस्तलद करते हैं अपनी धांधली, और मुस्तलद करते हैं प्री पोल रिगिंग, और मुस्तलद करते हैं अपने रूल्स की वायलेशन। तो हम जैसे लोग अगर बोलेंगे नहीं, जिनके साथ ही होता है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम। ये तो PML नून है जिन्होंने ये आर्ट है ना ऑफ धांधली और आर्ट ऑफ 2 नंबर काम इलेक्शन में करना सीख लिया, अपना लिया है। वो तो ये क्वाइटली बैठ के कह सकते हैं ये सब ठीक जा रहा है, मगर जब तक मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर आप जमहूरियत को पाकिस्तान में फ़रोग देना चाहते हैं ना, तो इस इलेक्शन कमीशन को खुदा के लिए ताला लगाएं, नए चीज़ बनाएं, बिल्कुल इसकी फ्रॉम द ग्राउंड ज़ीरो इसकी वो रीवैम्प होना चाहिए। और ये जो 5 जज बैठ जाते हैं ना कि हमें पिटीशन दो, हम फैसला करेंगे, वकील आ जाता है, वकील चला जाता है, यूँ काम नहीं चलेगा। सॉरी तरीन साहब, आपने एक इशू रेज़ किया था कि 50,000 नए वोट यहाँ रजिस्टर हुए हैं, क्या उसका वजाहत आपको मिली कि उसमें BISP कार्ड का कितना इम्पैक्ट है और आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वोट कितना है? कुछ की वजाहत दी गई आपको? नहीं, मुझे नहीं दी गई जी। हमने कहा, उन्होंने यार ये तो खुदा के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एक बल्लेबाज सिंबल बना दिया। एक जहांगीर खान नामी आदमी को सिंबल अलॉट हो गया, वहाँ पे जनाब एक सिंबल ऊपर बल्लेबाज का नाम जहांगीर खान लिखा है, नीचे मेरा सिंबल है बैट का और जहांगीर खान तरीन लिखा हुआ है, और उस आदमी का नाम जहांगीर खान था ही नहीं। हमने एतराज़ किया, इलेक्शन कमीशन तक हमारी पिटीशन गई, फिर उन्होंने कहा जी पिटीशन करें, हमने पिटीशन की, फिर कहते हैं बहुत लेट हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं, फिर हमें बैलेट पेपर नए छापने पड़ेंगे। मैंने कहा यार मेरे से पैसे ले लो, वो फिर भी नहीं माने। मैंने कहा चलो अब तो मैंने इलेक्शन कमीशन से आइंदा अगर ये चेंज ना हुए ना तो मैं इनके पास कभी जाऊँगा ही नहीं, ये बिल्कुल इनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें एक और इंटरेस्टिंग, जी आप जाना चाह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आंसर करिएगा, इसके बाद मैं आपको खुदाफिज कर दूंगा। इंटरेस्टिंग जी, एक इंटरेस्टिंग हमें डेटा मिला, वो ये था कि जो उस वक्त के नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार थे वो उन्होंने सिद्दीक बलोच के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली, और नीचे जो उनके MPs नून लीग के हारे थे वो सारे आपके साथ मिल गए। तो इस वक्त जो कॉन्टेस्ट है इस शहरी इलाके में भी और देही इलाके में भी, क्या उसमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि वो MPs आपके साथ हैं और कौमी का जो उम्मीदवार हारा था वो उनके साथ है? देखें, MPA जो मेरे साथ हैं वो MPA जो हार गए थे वो MPA हैं नहीं। इस वक्त मेरा जो मुकाबला हो रहा है, यहाँ 3 MPA बैठे, सिटिंग MPA बैठे हैं, इनको फंड दिए गए हैं। एक MNA तो खैर अब वो नहीं था, मगर इनके थ्रू इन्होंने ये इलेक्शन लड़ी है, करोड़ों अरबों रुपए के फंड दिए इन्होंने, अरबों रुपए के फंड, और ये MPS बैठे हुए थे, मराद दिए जा रहे थे। आपको जो मैं कभी एक दफ़ा इलेक्शन गुजर जाए, अल्लाह करे सही तरीके से मैं कामयाब हो जाऊं, तो मैं आपके साथ बैठ के बताऊंगा कि यहाँ नून लीग करती क्या इलेक्शन में, ख़ासतौर पर ज़िमनी इलेक्शन में, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास। बेस्ट ऑफ लक जहांगीर तरीन साहब, आपको नताइज कंप्लीट हो लें, दोबारा आपसे अपडेट ले रही है आप। मैं सलमान बलोच साहब ब्रेक ले लूँ दोबारा, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ, पहले ब्रेक ले लीजिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लोधरा बाईपोल नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, जहां सरकारी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 11,000 के ज़ायद से मार्जिन से तरीन साहब लीड कर रहे हैं इस वक्त लोधरा में, और सदीक बलोच साहब दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन समा के जो नताइज हैं उसकी रोशनी में लीड का जो मार्जिन है इस वक्त वो 17-18 हज़ार वोट का है। पोलिंग स्टेशन की तादाद में फ़र्क है अभी सरकारी ज़राए और जो समा रिपोर्ट कर रहा है उस हवाले से। हमने वो बिस्मा का वाक़या रिपोर्ट किया था जहां बिलावल के जाने से एक बच्ची जो है वो इस दुनिया से चल बसी क्योंकि उसको वक्त पे इलाज नहीं हो सका। सारिम बर्नी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बर्नी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बर्नी साहब, हुआ क्या? बिलावल कसूरवार है? बच्ची इस सेहत इस काबिल नहीं थी, सिक्योरिटी वालों ने रोका, कुछ इस पे बताएंगे आप? नदीम भाई देखें, हुआ क्या तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत हमारे ऊपर कब तक किस तरीके से मुसल्लत रहेंगे। हमारा कसूर क्या है? अगर हम इनको वोट देते हैं, इनको टैक्स देते हैं, ये क्या खिदमत करते हैं हमारी आने के बाद? और अगर आने के बाद भी सरकारी अस्पतालों की तक रसाई नहीं रहेगी गरीब आदमी की, अव्वल तो जरा सरकारी अस्पतालों में जाके देखें आलम क्या है, क्या फैसिलिटीज है। लेकिन अगर वहां जाते हुए भी अगर इनके रास्ते रोक दिए जाएं और इनके बच्चे इनके हाथों में दम तोड़ दें, तो कोई भी शख्स अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचे तो सही ना, जुल्म है ना। अपने बच्चों के बारे में सोचें तो फिर दिल को हाथ पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि एहसास क्या होता है। ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि आप सिंध हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुबह पिटीशन फाइल करेंगे आप इस पे? जी इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग हम पिटीशन लगा रहे हैं, और हम नहीं कह रहे बिलावल कसूरवार है, हम सिर्फ गवर्नमेंट और बिलावल को पार्टी बनाएंगे। उसके अंदर ये कोर्ट डिसाइड करे कौन कसूरवार है, इसके इन्वेस्टिगेशन हो कौन कसूरवार है। जो भी कसूरवार है, मैं कहता हूँ अगर मैं भी कसूरवार हूँ तो मेरे खिलाफ FIR हो। सारिम साहब साथ रुकिए, मैं इस पे सलमान साहब से भी राय चाहूंगा। सलमान साहब आप फरमाइएगा, आप तो खुद भी वकील हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। इसके ऊपर क्या कानूनी रास्ता होना चाहिए और तरीकाकार, कुछ इखलाकियात सियासी जो हमारे रस्म और रिवाज हैं उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि जब प्रोटोकॉल की गाड़ियां लगती हैं फिर आम लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं हम? नदीम मलिक साहब बिल्कुल सारिम बन्नी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट एक अलमिया है कि एक बच्ची जो है बाप की गोद में तड़पती रह गई, लेकिन उसे प्रोटोकॉल के लोगों ने, पुलिस ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि एक ऐसे शख्स, ऐसे साहब वहाँ पे आ रहे थे कि जिनकी ज़िंदगी बकौल निसार खड़ो के कि जी हमें उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। और सिंध के वज़ीर सेहत का ये बयान, मज़ाक़ा के इस बयान के जी ये रूटीन की बात है, ऐसा होता रहता है, बच्चे मरते रहते हैं, मतलब एक अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह हमारे कायम मकाम कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नदीम नुसरत भाई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सू मोटो नोटिस ले, और हाई कोर्ट में जाने से बात नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट को इसका सू मोटो नोटिस लेना होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि कोयटा में भी इसी तरह से एक बच्चे रक्षा में जो है वो डिलीवरी हुई, बच्चा मर गया। शायद वो गिलानी साहब का दौर था या जरदारी साहब गए थे कोयटा के विज़िट पे, कि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक को रोक दिया गया था। आपने भी देखा होगा 2 दिन पहले लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो बच्चों की अमवात हुई हैं, तो कौन जिम्मेदार है? मैं ये कहूँगा नदीम मलिक साहब कि सिस्टम की ख़राबी है। जब तक हम अपने सिस्टम को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक हम VIP प्रोटोकॉल को, VIP कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे। आज एक बहुत अच्छा क्लिप चला एक TV चैनल पे, जिसमें बरतानिया के वज़ीर आज़म किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आते उन्हें कहता है गेट आउट, तो वो चले जाते हैं। तो ये मिसालें हमें अपने मुल्क में कायम करनी पड़ेगी। हम बादशाह नहीं, हम शहनशाह नहीं हैं, हम आवाम के खादिम हैं। बिल्कुल सारिम बन्नी साहब ने कहा हम टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, उसके बाद यही लोग आके जो है, लाहौर वाले तज़किरा किया, अन्य आपने लाहौर वाले जिस वाक़े का तज़किरा किया, उससे पहले सरगोदा में भी एक वाक़या हो चुका है वेंटिलेटर्स की कमी वाला। लाहौर में वेंटिलेटर्स की कमी से जिस रोज़ ये 15 बच्चे इस दुनिया से चल बसे और हम उनकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वेंटिलेटर्स नहीं थे, उसी रोज़ सेम टाइम के ऊपर 160 अरब रुपए की लागत से ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब कर रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज़ कहीं मिसप्लेस्ड हैं। हमें लोगों की जान अजीज़ नहीं है, उन्हें पढ़ाना अजीज़ नहीं है, उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ नहीं है। हमें कुछ ऐसे शो पीस प्रोजेक्ट्स चाहिए दिखाने के लिए कि ये मेट्रो मैंने बनाई है, इसके ऊपर फीता लगेगा, मेरी नाम की तख्ती लगेगी, ये ज़्यादा अजीज़ है। सारिम साहब, इस पर आपकी जो समाजी कारकुन हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं, उन्हें कुछ प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि कुछ सेहत और पढ़ाने पे भी लोगों पे पैसा लगा दो, कुछ अकल कर लो कि लोग मर रहे हैं और इफ्तिताह किस चीज़ का कर रहे हैं आप? देखिए नदीम भाई, एक चीज मैं सबसे पहले ये बोलूं, जैसे NGOs के हवाले से आपने बात की, हमारे यहाँ जिनको NGOs पुकारा जाता है ना, वो बाहर की फंडेड NGOs हैं। वो सिर्फ तमाशे पे 5 स्टार होटल्स में मीटिंग्स करने की हद तक महदूद रह जाती है। बहरहाल इस वक्त ये इशू हमारा तो में, लेकिन हाँ हम सबको मिलकर चलना चाहिए। दूसरा मेरा एक सवाल है नदीम भाई, जो आपके प्रोग्राम में जरूर मुझे पूछना चाहिए। मैं पूछता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें, जब रेंजर्स के अख्तियारात की बात आती है तो उसको रोका जाता है, अख्तियारात नहीं दिए जाते। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, आज मुझे 45 ईयर्स हो गए शहर के अंदर रहते हुए, पलते हुए। मैंने देखा कि जो अमन इस बार हमें मिला है, हमने अपनी जिंदगी में ये अमन नहीं देखा, किसी हुकूमत में ये अमन नहीं देखा। आज हमसे ये अमन छीना जा रहा है। और अगर शहर में
अमन है जैसे ये अख्तियारात नहीं दे रहे और अमन बहुत हो गया, तो ये प्रोटोकॉल लेकर के क्यों चल रहे हैं? और अगर अमन नहीं है तो ये अख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? जरा इसका तो ये कोई हुकूमत के जवाब दे। ये अच्छा सवाल है आपका। इमरान इस्माइल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। इमरान साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। ये इन्होंने सवाल अच्छा किया है। शहर के हालात अच्छे हों तो शायद ये हमें प्रोटोकॉल की जो 100 गाड़ियाँ साथ पुलिस का मुसल्ला स्क्वाड लेकर और आज़ादी गार्ड लेकर घूमना पड़ता है, शायद इसकी ज़रूरत ना पेश आए। अगर पुरअमन हो जाए पाकिस्तान और इन 100 मुसल्ला लोगों के साए तले हम चलने की बजाय खुद से जा सकें। सर, हमने तो इसी शहर में देखा है, आर्मी चीफ को गाड़ी का शीशा डाउन करके पूरा शहर का उन्होंने चक्कर लगाया, वो उनके आगे पीछे से कोई स्क्वाड नहीं थी। यहाँ पे लोगों को आदत हो गई है, ये प्रोटोकॉल है, ये सिक्योरिटी नहीं। हम दो चीजों को मिक्स ना करें। सिक्योरिटी की जो 2-3 गाड़ियां होती हैं, फिर बाकी प्रोटोकॉल होता है, आगे पायलट पीछे पायलट, शू शाह, बत्तियां जल रही हैं, शहर में लोग डर गए, कौन आ रहा है, एक दूसरे से लोग पूछें, मुझे बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, अच्छा जी साइड पर हटो बचो, रोडें खाली करो, रूट लगाओ। ये तो आदतें पड़ी, ये तो मौज मेला है सर। ये इसमें सिक्योरिटी, कराची जितना भी सिक्योर हो जाए, ये तो आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। इनकी कैसे चेंज होंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज जो एक सानिया हुआ है, जो एक इंसानियत की तजलील हुई है कि वो वहाँ पे अपनी शोशा के लिए वहाँ पे फीता काटने गए थे, उस वार्ड का, ट्रॉमा सेंटर का, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आज भी ट्रॉमा सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ बाय द वे, उसका फीता काटने गए थे। रूट लगे, कई किलोमीटर तक रोडें बंद हुई, स्नाइपर छतों के ऊपर चढ़े, पता नहीं कितने का खर्चा होता होगा। और उस सारी चीजों में एक तो ये रिपोर्ट सामने आ गई कि वो बच्ची मरी है, ये सामने चीज आ गई, पता नहीं पीछे कितने होते होंगे जो अनरिपोर्टेड जाते होंगे, जिन बेचारे। सलमान बलोच साहब, इसमें अपोजिशन का रोल बड़ा अहम बनता है। आप बड़ी अपोजिशन है इस वक्त सिंध असम्बली की। अगर अपोजिशन आप बने, अगर हुकूमत में शामिल ना हो आप, तो आप उनको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। इतना तगड़ा ग्रुप है आपका सिंध असम्बली के अंदर, 50-52 आपके अरकान हैं। इस एक इशू के ऊपर आप उनको क्लास ले सकते हैं असम्बली के अंदर बैठ के। मलिक साहब, MQM जो है एज आ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इन सिंध असम्बली जो है वो सूबाई असम्बली में करारदाद ला रही है इस वाक़े के ख़िलाफ़ अगेंस्ट दिस सिंध गवर्नमेंट, और इंशाअल्लाह ताला MQM कौमी असम्बली में भी तहरीक इल्तवा पेश करेगी इसके ऊपर, और हम उस फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि इस सिस्टम से, इस VIP कल्चर से हमारी जान जुटे। और अभी भी आपके चैनल पे, दीगर चैनल पे चला है कि DC सावत और दीगर जो है वहाँ के ज़िम्मेदारान जाके मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अलमिया हो गया हमारा, जहाँ रेंजर्स के इख्तियारात की बात हो तो हम नहीं देंगे, करप्शन पर हाथ नहीं डालो फिर हम देंगे। वफाकी हुकूमत ने इख्तियारात दे दी तो अब कहा जा रहा है सिंध गवर्नमेंट दोबारा ख़त लिख रही है। बाबा, कराची शहर को अमन होने दो, कराची में अमन होने दो। अब देखें, आपको मैं पिछले साल का थर का वाक़या याद दिलाऊँ, कितने बच्चे मर गए, सैकड़ों बच्चे मर गए। वहाँ भी जब प्रोटोकॉल में गए तो जी मतलब सैकड़ों डिशें थी खाने की। तो ये तो हाल इस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो है वो मजीद 10 या 12 शराब खानों के लाइसेंस दे दिए गए शहर कराची में। हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं या हम किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं? और सिंध का वजीर एक्साइज कहता है कि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बलोच साहब, आप इस असम्बली में जाके इस इशू के ऊपर खड़े हो जाएं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी अपोजिशन के होते हुए ऐसी चीजें पास कर सके। आप अपोजिशन बनते ही नहीं है सर। इंशाल्लाह ताला जाके असम्बली के पहले भी खड़ी होती रही, आवाज उठाइए, कर ही नहीं सकते सर। MQM पहले भी खड़ी होती रही और आइंदा भी जब सेशन होगा, बल्कि हम खुद जा रहे हैं इसको रिकॉर्डिशन करने, और सेशन अभी इन प्रोसेस है, उसमें भी हम करारदाद ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और इन हुक्मरानों लास्ट क्वेश्चन इमरान इस्माइल साहब आपसे। इमरान इस्माइल साहब, लास्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये ऐसे इश्यूज हैं जहां पर आप सबको अपोजिशन बाकायदा बनना चाहिए। PTI या MQM की तफरीक मिटाकर जो सोशल इश्यूज हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जहां इंसानी जानों का इशू है, आप सारे इकट्ठे हो जाएं सुबह असम्बली में जाके। देखिए, सिंध हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। आई 100% एग्री विद, इसमें हमें कोई पार्टी की तफरीक से हटके इसके ऊपर काम करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अगर ऑपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए तो हम इसको बिल्कुल प्रेशर भी कर सकते हैं, प्रेशराइज भी कर सकते हैं, और ये प्रोटोकॉल को काटा भी जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है प्रोटोकॉल को। ऐसी चीज नहीं है। आज आप देखें, इनकी जो पीपल्स पार्टी ने एक शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया इसके ऊपर। वो कह रहे हैं, जो वजीर सेहत हैं वो फरमाते हैं कि जी ये तो रूटीन का मामला है, कोई इतना बड़ा वाक़ा नहीं हो गया, क़यामत नहीं आ गई, एक बच्ची मर गई। यार कैसी बेहसी है। क्लोजिंग रिमार्क्स बन्नी साहब से। क्लोजिंग रिमार्क्स बन्नी साहब। जी, सबसे पहले तो नदीम भाई, मैं एक बात कहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, और मैं आपको बहुत इसी वजह से पसंद भी करता हूँ कि कोई तो एंकर है जो सच बोलता है और न्यूट्रल होकर के बोलता है। तो मैं चाहूँगा आप जितना इसको उठा सकते हैं उठाइएगा, और खुदारा हमें और हुक्मरानों को एक कौम होना चाहिए, हमें एक जगह खड़े होना चाहिए। हम जो 20 करोड़ अवाम है ना यहाँ के, ये मट्टी के पुतले नहीं है जिनको हुक्मरान जब चाहता है गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, गोलियों से भून देते हैं, या अस्पतालों के रास्ते बंद करके उनको जिंदगी मौत में ले जाते हैं। हम भी इंसान है, रूह अगर बिलावल जरदारी के अंदर है
आम इंसान के अंदर भी रूह है। और बहुत शुक्रिया आपका बर्नी साहब, सलमान मुजाहिद साहब, इमरान इस्माइल साहब, इसके अलावा शेख रोहेल साहब और जहांगीर खान तरीन हमारे साथ है। और तरीन साहब के इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है, अभी भी लीड उनकी बरकरार है। जितने पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं लीड का ट्रेंड अभी वही चल रहा है। हतमी मेरे ख्याल में जो डिसाइसिव मोमेंट होगा वो अभी से थोड़ी देर में, जब रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कंप्लीट होंगी, रूरल यूसेज के नताइज कंप्लीट होंगे, तो शायद वो ट्रेंड जो है एक हतमी शक्ल इख्तियार कर रहेगा, क्योंकि शहरी इलाकों से उनकी जो बढ़तरी है बड़ी वाज़ेह होती नज़र आ रही है। सिर्फ जो देही इलाके की यूसेज हैं रिमेनिंग, वो शायद डिटरमिन करेंगी कि लीड का मार्जिन क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। समा के साथ रहिएगा, हम आपको अपडेट से लम्हा बलम्हा बाखबर रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।